अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं नजमुल साकिब। लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट विद आवर मेन स्पॉन्सर टेलीनॉर 4G एंड पावर्ड बाय बैंक अल-फलाह इन एसोसिएशन विद यूफोन। नाज़रीन, वो घड़ी आन पहुंची है जिसका सबको बेचैनी से इंतजार था। अब से ठीक 1 घंटे के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की 2 बड़ी टीमें जिन्होंने इवेंट के दौरान गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, शिकस्त खोरदा पाकिस्तान की मेजबानी में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टकराने के लिए तैयार हैं। दोनों टीमों ने खूब प्रैक्टिस भी की है और फाइनल पर नजरें जमा रखी हैं। एक दिलचस्प बात भी आपको बताएं कि भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 25 साल के बाद मद्दे मुकाबिल होंगे और दोनों टीमें 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी में आमने सामने आई हैं और दोनों ने एक मैच जीता। एग्जैक्टली। और दूसरी जानिब मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से भारत के होम एडवांटेज पर सवालात उठाए जाने के बाद अब बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने भी भारत को एक ही ग्राउंड का एडवांटेज देने पर कड़ी तनकीद करते हुए लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टॉस करने की क्या जरूरत है। भारतीय कप्तान से पूछ लिया जाए कि उन्हें बैटिंग करनी है या बॉलिंग। भारत के स्टार बैटर विराट कोहली और न्यूजीलैंड के स्टार बॉलर मैच हेनरी इंजरी के बावजूद स्क्वाड का हिस्सा हैं। अब सवाल ये है कि वो ग्राउंड में परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। इन्हीं तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद होता है 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स विद अस जनाब यासिर हमीद एंड वी हैव विद अस जनाब हसन रजा। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र आपका। और हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई, जिस तरीके से हमने कल जहां पर प्रोग्राम का इख्तिताम किया था वहीं से आज शुरू करते हैं। बिग मैच 25 साल बाद, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अनम ने हमें दी और 25 साल के बाद जो है वो फाइनल हो रहा है और एक्सपेक्टेशंस हैं कि आज एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों तगड़ी टीमें आपस में टकराने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी जानिब होम एडवांटेज की बात जहां पर आ जाती है तो आज इंडिया को कितना जो है वो बेनिफिट होगा, ऑल्दो न्यूजीलैंड भी उस पिच पर खेल चुका है। बिल्कुल, आफ्टर 25 ईयर्स बिग गेम दोबारा एक दूसरे से हेड टू हेड हो रहे हैं। दोनों टीमें जो थी, मैं समझता हूँ इस टूर्नामेंट की सबसे टॉप की टीम्स हैं, ठीक है। और अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, रिसेंट हिस्ट्री में 7 मैचेस खेले हैं इंडिया ने, 7 के 7 जीते और 6 मैचेस खेले हैं। जो 7 मैचेस जो न्यूजीलैंड ने खेले हैं तो उसमें 6 जीते हैं, तो वो इंडिया से 1 हारे हैं। हाँ। इनमें बाकी सारी टीमों से जीते एक दूसरे से और इंडिया मध्य मुकाबिल रहे। तो आज एक अच्छा मौका इनको स्कोर लेवल करने का, 7-7 करने का। और अगर टीम्स अगर आप देखा जाए, दोनों टीम्स बैलेंस देखा जाए, तो अगर आप हेड टू हेड उस तरह देखें, कंपैरिजन करें, इंडिविजुअली कंपैरिजन करें, डिफरेंट पोजीशंस पे कंपैरिजन करें तो बड़ी बैलेंस है। अगर आप उनके स्पिनर्स देखें, उनके भाई कुलदीप यादव है, इधर सैंटनर है, उधर क्या कहते हैं अक्षर है, इधर ब्रिस्वेल है, ठीक है। Exactly. हाँ, एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे थोड़ा सा न्यूजीलैंड मैं समझता हूँ एक कदम ऊपर है, वो है फास्ट बॉलिंग और यस फील्डिंग। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो न्यूजीलैंड को थोड़ा सा स्टैंड आउट कर सकती है इस टूर्नामेंट फाइनल में। फाइनल ऑब्वियसली नर्व्स का गेम होता है, इसमें थोड़ा सा फाइनल का अपना एक टेस्ट है। जिस तरह के आम मैचेस में जो प्रेशर गेम होता है, जिस तरह आम मैचेस में एक जिस तरह माइंड सेट चल रहा था, फाइनल में एक डिफरेंट प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर जिसे कहते हैं। यार जीत की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, फिर उसके बाद यार हार ना जाए, हम सेकंड क्यों आए, हमने तो फर्स्ट आना है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो आपके बैक ऑफ माइंड में चल रही होती हैं। और ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे दूसरी टीम को मौका मिलता है कि वो दूसरे पे डोमिनेट कर जाए, लेकिन वही स्टील वाले जो है ना वो इसमें स्टैंड आउट करते हैं। बिल्कुल सही है हसन भाई। दोनों टीमें इस इवेंट में एक दूसरे का एक दफ़ा आमना सामना कर चुकी हैं। दोनों टीमों के एक दूसरे की कमजोरियां भी पता है और जो ताकत है वो भी पता होगी। तो आज का मैच पिछले जो इन दोनों टीमों का मैच हुआ उससे कितना डिफरेंट होने वाला? बिल्कुल हाई वोल्टेज मैच होगा और जिस तरह से जिक्र किया यासिर ने भी कि एक बड़ा मैच है ये फाइनल। जितने भी आप लीग के मैचेस खेल रहे होते हैं तो क्वालिफाइंग के लिए खेल रहे होते हैं कि स्ट्रेटजी आपको पता लग जाती है बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में। मगर अब वो घड़ी आ गई है कि फाइनलाइज टीमें जो खेल रही हैं अपनी स्किल्स का मुजाहरा करेंगी। जिधर विराट कोहली का हम कह रहे थे कि वो आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, वो फॉर्म में आ गए वापस। और इधर अगर केन विलियमसन की बात करें तो वो भी फॉर्म में आ गए, सेंचुरियाँ की। सचिन रविंद्र एक की फैक्टर हैं, उनके जो स्टार हैं उभरते हुए, 24 साल उनकी एज है, उन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियाँ करी हैं, वो एक इम्पैक्ट डालेंगे। वीकेंड फाइनल मैच है। ओवरऑल देखें तो होस्टिंग भी बड़ी अच्छी रही, वर्ल्ड मैचेस देखें बड़े ज़बरदस्त, पाकिस्तान में भी रहे, दुबई में भी रहे। मगर आज टफ मैच होगा। अगेन एक चीज़ फैक्टर होगा कि होम एडवांटेज जो हम बात कर रहे हैं वो इंडिया को ज़्यादा जा रहा है और पिच का जो बिहेवियर होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा टॉस पे।
क्योंकि चेज में इंडिया जो है मुसलसल चेज कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर जहाँ पर डॉजी पिच बनेगी, स्पिन पिच होगी, तो वहाँ पर न्यूजीलैंडर स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैट पिचेस और फास्ट पिचेस पे अच्छा खेलते हैं, तेज़ बाउंस भी खेलते हैं। तो इंडिया का कोशिश यही होगी कि नो डाउट के पिच जो है आईसीसी बना रही है वहाँ पर, मगर फेवरिज्म ऑलमोस्ट जो है देखा जा रहा है कि इंडिया को ज़्यादा जा रहा होता है। तो वहाँ पर एक मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट टूर्नामेंट के रन जो है न्यूजीलैंड ने 362 रन किए हैं, तो उनको पिच के फेवर में थोड़ा सा मुश्किलात हो सकती है न्यूजीलैंडर को। उस्मान, आज टॉस का कितना अहम और वाइटल रोल होगा? जो टॉस पहले जीतेगा, आपकी नज़र में उसको बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग? आई थिंक एडवांटेज होगा 10% उसको ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा जो भी टीम जीती है, क्योंकि दुबई के अंदर वैसे तो यूजुअली जो अभी तक हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं, वहाँ पर जो टीम पहले टॉस जीतकर पहले या तो फील्डिंग पे जा रहे हैं ज़्यादातर टीमें और दूसरी टीम को खिला रहे हैं। अब देखते हैं कि आज मिचेल सेंटनर और रोहित शर्मा क्या डिसीजन करते हैं। पिछला मैच अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और ख़ुद बैटिंग की थी, तो मुझे लगता है कि आज भी शायद इसी तरह का कोई ट्रेंड देखने में आएगा। लेकिन अगर मैं कैप्टन हूँ तो मैं चाहूँगा कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करूँ और इंडिया को बॉलिंग करूं, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ है चेस करने की। तो मुझे लगता है कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको एक इंडिया की वहाँ पर जो होम एडवांटेज है वो भी कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कितने स्कोर पर जाकर फिनिश कर रहे हैं। अगर वो 270-280 के करीब रोक लेते हैं तो मैच एक इंटरेस्टिंग हो सकता है। और इवन मिचेल सेंटर तो ये भी कह रहे थे कि 250 स्कोर अगर हो जाता है इस पिच के ऊपर तो वो भी चैलेंजिंग स्कोर हो सकता है, क्योंकि प्रेशर होता है फाइनल का एक अलग। नॉकआउट्स के अंदर जब भी आप खेलते हैं तो अगर 250 स्कोर या 260 स्कोर बोर्ड के ऊपर हो तो दूसरी टीम के ऊपर हमेशा दबाव होता है, अनटिल अनलेस के कोई बड़ी पार्टनरशिप ना लग जाए। जैसे पिछले मैच में हमने देखा सेमीफाइनल में कि इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल ने, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया। बिल्कुल। ऑल राइट जी। अच्छा, जिस तरीके से टॉस के हवाले से उन्होंने बात की, तो आपकी क्या राय है यासिर भाई टॉस पे? क्योंकि पहले भी हम लोगों ने देखा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी चेजिंग के अंदर नाम आता है तो तमाम प्लेयर्स परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ऑल दो विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट भी परफॉर्म करके, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी करके, तो क्या करना चाहिए पहले? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखें न्यूजीलैंड ने लास्ट मैच में भी बिल्कुल लास्ट में आके वो मैच हारे। हाँ। ठीक है, दे नो, उनके पास उनको आइडिया है कि हम किस तरह चेस, हमसे क्या गलतियां हुई हैं, वो एरर्स जो है ना उन्होंने निकालने, क्या गलतियां, वो चीज़ें दुरुस्त करनी है। मेरे ख्याल से एक तो केन विलियमसन की जो विकेट थी वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जब वो 80 पे आउट हुए 120 बॉलें खेल के रॉन्ग टाइम पे वो विकेट, उनकी रॉन्ग टाइम पे विकेट्स गई हैं। दैट वाज द, पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, दैट वाज द डिफरेंस। मतलब इंडिया ने जिसके साथ भी मैचेस खेले वहाँ पे उनकी रॉन्ग टाइम पे विकेट्स गई हैं और इन्होंने राइट टाइम पे लिए विकेट। राइट, इंडिया ने राइट टाइम पे लिए। ये एक बड़ा ही की फैक्टर है इंडिया की वहाँ पे जीत का। तो उनको पता है कि यार कौन सा टाइम है विकेट का, विकेट लेने का टाइम कौन सा है। एक टाइम होता है विकेट लेने का। जब हम किसी ग्राउंड पे खेलते हैं ना तो हमें पता चल जाता है यार ये एक रेलिवेंट हो जाता है बंदा कंडीशंस के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, वो घड़ियों के साथ। एग्जैक्टली। और जब आप बार बार खेल रहे हो तो पता लग जाता है कहाँ पे बॉल का टप्पा लग के कहाँ जाए। मैं एक और बात कर रहा हूँ, मैं उस घड़ी की बात कर रहा हूँ जब बंदा आउट होता है, जब विकेट लेता है। मैचेस हम खेलते, मुझे वो अपना वो याद आ रहा है, नेशनल स्टेडियम कराची में काफ़ी हम वो दैट वी यूज्ड टू बी आवर होम ग्राउंड व्हेन वी यूज्ड टू प्ले फॉर PIA, या पेशावर से जब मैं खेलता था, तो वो मुझे वो याद आ रही है, वो घड़ियां याद आ रही है। क्या होता है फाइनल, मैं यही आपसे पूछने लगी थी कि कोई भी टूर्नामेंट जो आपने खेला है, जब आप एक ग्राउंड पे फाइनल अगर आपने खेला हो किसी भी टूर्नामेंट का, उस वक्त क्या माइंड में चल रहा होता है, क्या प्रेशर होता है? आपने किस टूर्नामेंट का अभी तक फाइनल खेला है, वो जरा हमें बताएं। देखिए, टूर्नामेंट का तो मैं खैर कायदम ट्रॉफी के फाइनल खेले हैं, जो हमारा जो वनडे कप्स के उसके फाइनल खेले हैं। तो उस वक्त प्रेशर क्या होता है, माइंड में क्या होता है? सेमीफाइनल खेलो मैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी का वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जब हमने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था रोज़ बॉल इंग्लैंड में, और मैं 38 पे रन आउट हो गया था। मैं मतलब वो सीमिंग ट्रैक्स थे और बड़ा अच्छा खेल रहा था, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो सीमिंग ट्रैक्स पे ही हुई थी। शुरू में जो मेरी डेवलपमेंट हुई थी बैटिंग एज ए बैट्समैन, तो मुझे वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, हालांकि ठीक ठाक स्विंग हो रहा था, तो मैं रन आउट हो गया। खैर वहाँ पे हम 150 पे ऑल आउट हो गए थे। तो वो एक मेरा बड़े मैच का सेमीफाइनल का है। फिर इसके अलावा एशिया कप का मेरे ख्याल से फाइनल खेले थे, उसका है। फाइनल में एक नर्व्स होते हैं, एक्स्ट्रा नर्व्स होते हैं, लेकिन जब आपकी फॉर्म अच्छी होती है ना, तो फिर आपको वो चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा फ्लेवर दे रही होती हैं। आपके वही नर्व्स जो है वो आपको मज़ा और भी मज़ा दे रहे हैं, तो आप और भी एज ए चैम्पियन आप
आपकी बॉडी लैंग्वेज चैलेंज लेते हैं अपने आप, फील कर रही होती है उस चीज़ को कि यार एक ताकत, एक वो आ रही है, एनर्जी आ रही है, यू नो। मैं एक्चुअली यही सवाल यहाँ पर लेके जाना चाह रहा था कि बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है एक फाइनल गेम में, जबकि एक टीम लगातार कंसिस्टेंटली विनिंग कंडीशन में है और एक टीम दूसरी जो है वो भी विनिंग कंडीशन में है, लेकिन उसी टीम से हारी हुई है। उसी टीम से हारी हुई है और स्किल्स है ना, वही हमने बताया कि वो पिच जो थी जिस तरह स्पिन पे ट्रैक बनाया था वहाँ स्ट्रगल किया था उन्होंने जब वे लीग के मैच हारे। अब यहाँ पर जब साउथ अफ्रीका को हराया न्यूजीलैंड ने तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, उसमें 3 सेंचुरियाँ कर दी हैं, केन विलियमसन ने करी हैं, डैरेन मिचेल जो है फॉर्म में आ गए हैं, फिलिप्स फॉर्म में आ गए हैं, तो अब वो स्ट्रेटजी अपनी चेंज करके लेके आएंगे। आप जब भी बड़ा मैच खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर अपनी जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेज होती हैं वो रिकॉल करते हैं दोबारा कि मैंने पिछले मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस दी थी। तो मेरे ख्याल में वो रिकॉल टाइम आ गया है और वो अलार्म जो है बजने वाला है इंडिया के अगेंस्ट के, अगर जहाँ पर पोजीशन न्यूजीलैंड की अच्छी होगी वो मैच को ग्रिप करने में अहम किरदार अदा करेंगे इनके प्लेयर्स, इनके कॉम्बिनेशन। एक टीम की बॉडी लैंग्वेज अगर बहुत स्ट्रांग है, जिस तरह हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी इवन बात करते हैं, चाहे टीम आपकी कमजोर भी हो, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज दूसरी टीम पर क्या इम्पैक्ट डालती है, कितना डर बिठा देती है? बिल्कुल डर बिठाती है। मिसाल के तौर पे फिलिप्स का कैच देख लें आप, जब वो पॉइंट पे विराट कोहली का कैच लिया तो पूरा क्राउड जो है वो शॉक्ड हो गया कि ये क्या कैच लिया। जॉन्टी रोड्स की यादें ताज़ा कर दी हैं। फील्डिंग में स्किल्स होती हैं, आप एक रन आउट कर देते हैं, आप कोई ऐसा कैच पकड़ लेते हैं, वहाँ से 10 प्लेयर और लिफ्ट हो जाते हैं और एक मोमेंटम होता है जो बड़े मैच में जब एक टीम हावी हो जाती है तो वो अगली टीम को गिराने की सलाहियत रखती है। तो ये एक नर्व्स कंट्रोल होता है और जब मोमेंटम आपका शुरू के 10 ओवर का होता है मैच का, वहाँ से या बैटिंग में फ्लो में आप रोहित शर्मा का खेल रहे हैं तो फ्लो में जाते हैं, वो अटैक करते हैं और यहाँ से हेनरी अगर बॉलिंग करेंगे तो उनको पता होगा कि मैंने शुभमन गिल को कहाँ आउटस्विंग करनी है, कहाँ इनस्विंग बॉलिंग करनी है, कहाँ ट्रैप करना है। तो टूर्नामेंट में बड़ा मैच में फाइनल में अर्ली 10 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से जो एक ट्यून सेट होती है मैच की 50 ओवर्स में। शुभमन गिल की आप बात करें, उन्होंने गुफ्तगू मीडिया से की है, क्या कहा? किसी एक बंदे पे पॉइंट आउट नहीं करते, हम एज ए टीम कलेक्टिवली बात करते हैं कि और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर प्रेशर है तो हम एज ए टीम कैसे मदद कर सकते हैं उस बंदे को कि उसके ऊपर प्रेशर कम आए। अभी तक तो सारी डिस्कशन हमारी मैच जीतने की हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बात हो रही है। नेवर आई एम बैटिंग इन द नेट्स, आई फील फॉर मी ट्राइंग टू प्ले एज क्लोज टू एज हाउ आई वुड प्ले इन द मैच एंड दैट इज द जोन फॉर मी। अच्छा जी, शुभमन गिल को हमने बड़ा कॉन्फिडेंट देखा और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट भी किया है वो भी काबिल तारीफ़ है। नो डाउट उनको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर और टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा फ़ख्र है, बड़ा नाज है। लेकिन उस्मान सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज को, माइंडसेट को, कॉन्फिडेंस को, इस वक्त इंडिया का माइंडसेट जो नज़र आ रहा है, जो इनके अपने गुफ्तगू में भी हुआ कि बातें ये हो रही हैं कि इंडिया विक्ट्री लेगा, इंडिया जीतेगा, तो इंडिया को अभी तक तो ये सेल्फ बिलीव हो चुका है कि तकरीबन मैच ज़्यादातर हमारे हाथ में है, कंडीशंस हमारे हाथ में हैं। यू रियली थिंक कि इंडिया का माइंडसेट थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में का शिकार हो रहे हैं, वो सेम पिच सेम ग्राउंड को भी देखते हुए? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि अगर आप इंडिया के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो साल 2011 से लेकर अब तक वो तकरीबन 12 फाइनल्स खेल चुके हैं, जिनमें से 8 में रनर्स अप रहे हैं और 3 दफ़ा उन्होंने ट्रॉफ़ी उठाई है। तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि कोई वो ओवर कॉन्फिडेंस इस वक्त शो कर रहे हैं। पॉजिटिविटी है उनके कैंप के अंदर और वो बनती भी है, क्योंकि आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के 4 में से 4 मैचेस लगातार जीत चुके हैं और चारों जो अपोजिशंस थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी अपने अपने कैलिबर की। और इस वक्त जो सूरत हाल है इंडिया की वो बड़े पॉजिटिव हैं, सेल्फ बिलीफ है उनके अंदर और तमाम उनके जो प्लेयर्स हैं, मैं समझता हूँ उनके बॉक्सेस तमाम टिक हैं। और फील्डिंग की बात कर लें, फास्ट बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग की बात कर लें, तो हर जगह के ऊपर वो टिक कर रहे हैं। और बैटर्स उनके विराट कोहली फॉर्म में है, कप्तान अच्छा आगाज़ दे रहे हैं, गो के लंबा स्कोर नहीं किया अभी तक उन्होंने। शुभमन गिल ओपनिंग के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर मिडल ऑर्डर के अंदर आपके पास श्रेयस अय्यर हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका स्काई हाई है। और अंडर प्रेशर भी कुछ हद तक हो सकते हैं, क्योंकि दुबई के अंदर आप खेल रहे हैं और फाइनल है, काफ़ी करोड़ों अवाम आपकी तरफ तवज्जो है उनकी, ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि ऑल ओवर इंडिया। और जो बाकी दुनिया के अंदर इंडिया के फैंस हैं वो सब यही चाहते हैं कि इंडिया कंसेक्टिवली दूसरा टाइटल जीतने में कामयाब हो जाए, क्योंकि 2024 के अंदर T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और अब कंसिस्टेंसी के अगर दिखाते हैं तो ये मैच भी जीत जाते हैं तो दूसरा लगातार ICC इवेंट जीतने में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी किस्म का उनमें दबाव होगा। पॉजिटिव है अप्रोच उनकी और यही अप्रोच उनको फाइनल जितवा सकती है और यही अप्रोच शायद उनको फाइनल तक लेकर भी गई है। यासर भाई, अब पहले सारे तनकीद कर रहे थे, दूसरे बोर्ड्स भी तनकीद कर रहे थे कि इंडिया को फेवरेटिज्म मिल रहा है दुबई में एक ही ग्राउंड में खेलने का। अब जो बरतानवी अखबार है टेलीग्राफ, उन्होंने भी
सख्त तनकीद की है और उन्होंने अपने अखबार में ये भी लिखा है कि टॉस करवाने की क्या ज़रूरत है, आप भारतीय कप्तान से पूछ लें क्या फैसला करना है। यानी पहले आवाज़ें नहीं उठ रही थी, हमने देखा कि यही सेम चीज़ एशिया कप में भी हुई, पाकिस्तान ने बहुत ट्रैवल किया लेकिन उस वक्त आवाज़ें नहीं उठी, लेकिन अब आवाज़ें उठ रही हैं और आपको लगता है सही टाइम है या पहले बोलना चाहिए था? नहीं ठीक, बिल्कुल सही, मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट हो गया, पहले बोलना चाहिए था। और ये ऑब्वियसली ये आवाज़ें उठेंगी। देखें जब एक बैलेंस होता है ना, आप वो बैलेंस ख़राब हो जाएगा तो वो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना हुई ना। ये कब तक ये चीज़ें चलेंगी? शायद वो कल कहें यार वर्ल्ड कप हमारे मुल्क में आके मेरे साथ हमारे साथ मैचेस खेलो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि यार आप एक टूर्नामेंट का जो प्रिंसिपली एक वो होता है, जो एसेंस होता है एक टूर्नामेंट का, एक एसेंस है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड बेसिकली तनकीद इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे या इंडियन टीम पे नहीं है, आईसीसी पे बनती है ये इनेकाद। बिल्कुल, देखिए टेलीग्राफ एक बड़ा टेलीग्राफ जो बड़ा न्यूज़पेपर है इंग्लैंड का और मोस्ट क्रेडिबल न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली सदियों से चलता आ रहा है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी एक न्यूज़ है, उसको लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स पढ़ते हैं, सिवाय सिर्फ क्रिकेट के नहीं बाकी दुनिया के बाकी चीज़ों के भी स्टेक होल्डर्स पढ़ते हैं। ठीक है, वो जब देखेंगे यार एक स्पोर्ट्स में एक मुल्क है वो ये कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली उस पर क्वेश्चन मार्क बनता है। प्रपोज क्या होना चाहिए कि इस टूर्नामेंट के बाद क्या सिचुएशन होनी चाहिए? क्योंकि ठीक है ये बात सबकी जायज़ है कि उनको जो है एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है सेम पिच का, लेकिन जिस तरीके से उस्मान भी बता रहे हैं कि टीम तो उनकी इतनी अच्छी है कि 12 फाइनल्स खेलते हुए पीछे से आ रही है। अगर किसी और जगह पे होता तो मुझे जो कंडीशन नजर आ रही है, जिस तरह न्यूजीलैंड की एक तगड़ी टीम है, इंडिया की भी एक तगड़ी टीम है, क्या बता वो अभी भी फाइनल में ही होते हैं। So we're talking about advantages, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ देखिए ये कि उनकी टीम भी नो डाउट बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं तो ये ऑब्वियसली ये जो इम्बैलेंस चीज़ें हैं ये बैलेंस होंगी ना, किसी पॉइंट पे आके होंगी। तो लेट्स सी कि कौन इनिशिएट करता है इस चीज़ को, कौन इस चीज पे बात करता है, कौन से बोर्ड्स हैं वो इस पे दुखी बोर्ड है, जो दुखी बोर्ड है जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग भी इंडिया की होती है, ज्यादा शेयर होल्डर। पाकिस्तान यहाँ पर क्या स्टैंड ले सकता है? ये दीगर मुल्क देखिए सफर तो सारे ही कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पहले कहा जाता था ये बिग 3 हैं, लेकिन अब वो भी इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं। इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं। डेविड मिलर ने भी बोला है कि हमारी फ्लाइट थी और हेक्टिक हो गए थे मैच में, कराची से 2 वर्ड्स अगले दिन वो दुबई जा रहे थे। और ये न्यूजीलैंड के बारे में बता रहे 7000+ किलोमीटर का अभी तक का जो है वो सफर करके यहाँ पर आ रहा है। फाइनल में खेल तो एक ओपनली तनकीद शुरू हो गई है ना, मतलब हर टूर्नामेंट खत्म हो रहा है। अब मिलर ने भी ये बात नहीं, शायद आगे रास्ते खुल जाएं इस आई विल सपोर्ट न्यूजीलैंड, तो उसमें वो ऑब्वियसली वो बैक ऑफ द माइंड वो चीजें हैं ना। देखिए आपका जो उनकी तरफ से बात करने को तो बहुत कुछ है ना, वो लोग भी बोलेंगे कि जीत के जो है ना वो कोई बहाना नहीं होता, हार के 1000 बहाने। ब्रॉडकास्टिंग भी आपकी ज़्यादातर इंडियंस की हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग देख लें। फिर जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, वो भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है आईसीसी के साथ में, वो आईसीसी ने बनाया है वहाँ पर अपने बोर्ड के इदारे में। ये चीज़ें सारी अब दुनिया में सब जगह नज़र आ रहा है आपको। आपने रिजर्व रेट भी डाला था, एशिया कप हमने देखा कि पाकिस्तान टीम श्रीलंका में खेल रही थी, वहाँ भी रिजर्व रेट डाल दिया था एक्स्ट्रा वे। और सबसे ट्रैवलिंग भी पाकिस्तान की टीम ने ट्रैवलिंग की थी जब वो एशिया कप हो रहा था वहाँ पर। अगेन ये चीज़ है कि पूरे जो कंट्रीज़ हैं सारे वोट सिस्टम होता है, हमने पहले ही बताया था एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, जितने क्रिकेट बोर्ड होते हैं उनकी बोर्ड कमेटी भी बैठती है और वहाँ पर आईसीसी डिसीजन लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि जो और कंट्रीज़ के लोग हैं उनको आईसीसी को जो है मुतारिफ कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ ये होस्टिंग में ये चीज़ें हो रही हैं कि पाकिस्तान जब भी अवे जा रहा होता है तो वहाँ मुश्किलात होती हैं और होम पे टीमें आती नहीं हैं। और हसन पे पाकिस्तान के लिए नहीं भी बोले, अपने लिए बोले, खुद भी तो ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या बोलना है, पाकिस्तान के लिए बोलना होता तो लेकिन सब सफर करें ना यासिर भाई, सब सफर करें, सब अपने सफर करें ना, पूरी टीमें नहीं, जब वो खुद फील करेंगे ना इस चीज को तब वो बात करेंगे। तो अभी बात हो जो रही है, उस्मान को भी इसी पर, उस्मान आपका इस पर क्या कमेंट है आपका? पाकिस्तान एक तो क्या स्टैंड लेने की पोजीशन में है इस मामले पर, या दीगर बोर्ड्स इस पर क्या कर सकते हैं कि आइंदा इस तरह का हाइब्रिड मॉडल सामने ना आए? आई थिंक देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस वक्त खामोश ही है और इनका खामोश रहना भी बनता है कुछ हद तक, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और आईसीसी का एक आईसीसी के फोरम के ऊपर एक मुआहिदा तय पाया था इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और वो पार्टनरशिप फार्मूला था जिसके तहत ये तय हुआ था कि इंडिया अपने जितने भी मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और वाइस वर्सा इसी तरह ही बिल्कुल पाकिस्तान का भी होगा नेक्स्ट आईसीसी इवेंट के अंदर, जो कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना है। तो पाकिस्तान भी इसी पैटर्न के ऊपर रहते हुए अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू यानी कि श्रीलंका में खेलेगा। तो
ये इस सूरत हाल के अंदर मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई टफ स्टांस ले सकता है। अलबत्ता जो दीगर क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर बोल सकते हैं कि ये जो एक टीम को होम एडवांटेज मिल रहा है ये कितना नुकसानदेह है क्रिकेट के लिए। और जब ये चीज़ें यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए। कल को हमारी जो बारी आ रही है वो भी कहीं हमसे ना छिन जाए, जो श्रीलंका में आपने खेलना है। श्रीलंका में नहीं खेलना, अभी नेक्स्ट 26 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में। हाँ जी इंडिया में, मगर हमने श्रीलंका में सेम मॉडल होगा। हमने श्रीलंका में श्रीलंका में नहीं, हमने दुबई में खेलना है। श्रीलंका में खेलना है हमने 2026 में। ठीक है, हमने श्रीलंका में खेलना, हम उधर नहीं जाएंगे। 2026 दैट्स गुड। और 27 तक सेम यही पैटर्न होगा जितने भी इवेंट्स आएंगे। ये तो हमारा हो गया ना, ये तो हमारा एक लीगल बाइंडिंग होगा। लेकिन ये तो दो मुल्कों की आपस में वो जो एक चल रही है उससे बाकी बोर्ड। अच्छा ये क्या करेंगे पता है ये अपने वर्ल्ड कप उन दिनों में ना हालात अच्छे कर लेंगे, बड़े दोस्ताना कर लेंगे। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल जो मॉडल बना है उसी पे रहना चाहिए। उनका प्राइम मिनिस्टर खुद भी इधर चल के आ Exactly, लेकिन जो चीज़ हमने प्रिंसिपली एक चीज़ पे एग्री हो गए ना, कल हालात बेहतर भी हो जाते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें चाहिए कि देखिए हम यहाँ पर अपना फायदा देख रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट यासिर भाई, हम यहाँ पर अपना फायदा देख रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ कि कल को पाकिस्तान को भी सिचुएशन मिलती है, पाकिस्तान अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करे, उसमें जीते भी सही, फाइनल तक जाए, फाइनल भी जीते, लेकिन ओवरऑल बाकी बोर्ड्स को तब भी तो मसला होगा ना। तो ये मसला ही हाइब्रिड मॉडल का खत्म करना चाहिए, डोंट यू थिंक? मेरे ख्याल से एक दफा उनकी बारी हो जाए, एक दफा बारी हो जाए, उसके बाद अभी आप रहने रुक जाए ना, आप जरा थोड़ा जज्बाती ना हो। हम लोग ना थोड़े जज्बाती हो, अभी एक दफा उनकी बारी हो जाए, जो ये जिस तरह वो कर रहे हैं इस तरह हमें भी करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे, फिर हालात देखेंगे हम क्या होता है। अभी फिलहाल चैंपियन ट्रॉफी बहुत अच्छी हुई है माशाल्लाह, उसको सेलिब्रेट हमें करना चाहिए। मेजबानी तो हमें आती है करनी, मेजबानी बहुत अच्छे तरीके से आती है। हम खुद साइड पे हो जाते हैं, हम कहते हैं 2008 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा दुबई क्रिकेट ग्राउंड में। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में दो तगड़ी टीमें, दो बड़ी टीमें पहुंची और न्यूजीलैंड की टीम में एक तब्दीली है। मैट हेनरी इंजरी की वजह से आउट हैं और उनकी जगह नेथन स्मिथ को शामिल किया गया है। यासिर भाई, टॉस जीतकर पहले बैटिंग, आई मीन इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें पता है कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया इज़ वेरी गुड विद चेस। विराट कोहली इज़ चेस मास्टर, बट बड़ा मैच है, इट्स अ बिग गेम। डेफिनेटली उनके जहन में यही होगा कि यार 300 प्लस किया जाए किसी तरीके से। ये जो टारगेट है इसको चेज़ कर लें हम, पहले इस टारगेट को अचीव कर लें। 300 प्लस का अपना एक प्रेशर होगा दुबई ग्राउंड पे, क्योंकि दुबई में अभी तक जितने भी मैचेस हुए उसमें 300 नहीं हुआ। ये है कि इम्प्रूवमेंट हुई है स्कोर कार्ड में। बांग्लादेश 300 तक गए हैं बिल्कुल। हाँ, बांग्लादेश से स्टार्ट हुआ, 230 से स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान ने 240 किया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 260 किया, मतलब यहाँ तक पहुँच गई 270। आज चांस है, हो सकता है इन्होंने 250 भी किए बीच में एक। तो वो मेरे ख्याल चेज में किए, लाइट्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्रॉस कर जाएं 300 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये है कि मे बी आज ऑड्स जो है 290 300 तक एक अच्छा टोटल हो। 280 90 होता है तो फिर हो सकता है फाइनल गेम में प्रेशर में आ सकते हैं। इंडिया को टफ टाइम देने के लिए कितना स्कोर करना होगा हसन भाई? आई थिंक देखें सारे इनफॉर्म बैटर्स हैं। रचिन रविंद्र ने सेंचुरी की 108 रन के लिए, केन विलियमसन है, ये एक बड़ा अच्छा एडवांटेज दिया है सेंटनर ने, क्योंकि पिच हम देख रहे हैं काफ़ी ड्राई पिच भी है, बैटिंग पैराडाइज पिच नज़र आ रही है हमें, जिस तरह से कंडीशन नज़र आ रही हैं पिच की, इसलिए टॉस जीत के बैटिंग की है और कॉन्फिडेंट रहे सेंटनर। अब यही है कि जिस तरह मिचेल खेल रहे हैं, डेल मिचेल भी खेले 49 रन की खेली लास्ट, लेथम है इनके पास अपनी बैटिंग और बड़ा मैच हम ये कह रहे थे कि बड़े मैच का ये एडवांटेज होता है कि आप पहले बैटिंग करते हैं और अगली टीम पे प्रेशर डालते हैं, तो ये वो एडवांटेज लिया उन्होंने कि अगर टॉप ऑर्डर अच्छा खेलेगा, राइट डिसीजन है बैटिंग का। 270 भी करें तो अच्छा स्कोर होगा इस मैच में। ऑलराइट जी, उस्मान आपका क्या ख्याल है इस बारे में? उस्मान, आपने कहा था पहले बॉलिंग करनी चाहिए, ये आपको क्या लग रहा है इस वक्त माइंड में क्या होगा मिचेल सेंटनर के? आई थिंक उन्होंने पिछला मैच को थोड़ा सा रीड किया है और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से पहले बैटिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बीच में उनके मिडिल के अंदर एकदम से विकेट्स लूज हो गई जिसकी वजह से उनका स्कोर कुछ कम हुआ है, तो वो समझ रहे हैं कि फ्रेश विकेट है तो हम पहले बैटिंग करते हैं और इंडिया को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर न्यूजीलैंड की टीम 300 का सोच के जाएगी तो वो ग्राउंड के अंदर 250 तक ही फिनिश कर पाएगी, तो उन्हें कम से कम 350 का माइंड बना के जाना पड़ेगा, तभी वो 300 या 290-80 के करीब जाकर फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट कंडीशन है दुबई की और गेंद रुक कर आता है, स्लो आता है, जिसकी वजह से बैटर्स को जो है वो परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है।
अच्छा, जो तब्दीली है, मैट हेनरी नहीं है और नेथन स्मिथ उनकी जगह शामिल हुए हैं। कितना डैमेजिंग है, ऑब्वियसली बिल्कुल हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। ये भी पेसर है। मैनहट्टन कह रहा हूँ, नेथन जो है मैट हेनरी आउट, मैट हेनरी बड़ा क्वालिटी बॉलर है, मतलब वो विकेट टू विकेट बॉल बड़े अच्छे, दुबई में बहुत इफेक्टिव हो सकता था, लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर है, 10 विकेट लिए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है, इट्स अ बिग ब्लो। और मैं समझता हूँ कि ये जो इसको करेगा, क्या कहते हैं, रिप्लेस करेगा, इट्स अ बिग जॉब फॉर हिम कि वो किस तरह बॉल करता है, विकेट टू विकेट बॉल करने पड़ेंगे, बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आ गई है। इट्स अ वेरी ट्रिकी डिसीजन, क्योंकि चेज में जब आपके पास एक बॉलर ऐसा बॉलर ना हो तो फिर वो भी एडवांटेज है। ऑलरेडी किले में ही है, उसी पे डिपेंड करेगा कि सबसे पहले आप स्कोर। अच्छा, एक मजे की बात है, एक टॉस भी इंडिया नहीं जीता, अनलकी रहे, लेकिन एक मैच भी नहीं हारे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और टॉस का सिक्का भी बहुत दूर फेंकते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं ना कि इट डजंट मैटर कि हम बॉल करें या बैट करें। अब तो वो टेंशन फ्री होंगे, हम पहले बॉलिंग भी कर चुके हैं, पहले बैटिंग भी कर चुके हैं, इंडियन साइड सब कुछ उन्होंने देख लिया, सब कुछ देख लिया, सेम पिचेस। अच्छा हसन भाई, जिस तरीके से मैट हेनरी की बात की है, तो मैट हेनरी या कोई भी बॉलर जो है उन पे डिपेंड तो तभी करता है कि टारगेट अगर अच्छा सेट हो जाए तो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन अगर टारगेट सेट ना हुआ और मैट हेनरी भी नहीं है तो फिर पोजीशन क्या होगी? मगर बॉलिंग अच्छी है, सेट है इसके साथ बीच में आपके पास। फिर आप देखेंगे लास्ट ब्रेक थ्रू में फिलिप्स ने 2 विकेट्स ली थी, और स्पिन भी करते हैं बीच में। अगर जब आप वेरिएशन चेंज करेंगे बॉलिंग में तो वहाँ पर जब भी स्पॉट में आते हैं तो सेटनर आगे ब्रेक थ्रू दे देते हैं, उसके बाद जो है मिचेल से करवा लेते हैं बॉल। तो ये चीज़ें नेथन स्मिथ के बारे में आपकी क्या राय है? उनको एज ए रिप्लेसमेंट आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हेनरी के लॉस हुआ है, इनको 10 विकेटें ली थी उन्होंने, मगर ओवरऑल देखें तो गोरे अपनी स्किल्स पे खेलते हैं, डजंट मैटर, एक बड़ा मैच है, पिच को बिहेवियर से देखेंगे किस तरह से बॉलिंग करेंगे। तो मेरे ख्याल में इससे पहले फर्गसन थे, वो अनफिट हो गए थे, अब ये रिप्लेसमेंट पे आए स्मिथ, ये भी मीडियम पेसर है, चेंज ऑफ पेस करते हैं वेरिएशन से। तो मेरे ख्याल में पहले बैटिंग करें, अगर 280 रन्स करेंगे, 70 रन्स करेंगे, तो न्यूजीलैंड अपने गेम प्लान पे जाते हैं, अपने गेम प्लान पे जाके जो है टफ टाइम देंगे। और टॉप ऑर्डर इंडिया का ऐसा है कि अगर रोहित शर्मा या शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स 2-3 आउट होंगे तो ये जो न्यूजीलैंडर है बॉलर्स प्रेशर डालने में बड़ा सलाहियत रखते हैं। वैसे कोहली की भी कोई इंजरी की खबर आ रही थी, लेकिन कोहली की आ रही थी, लेकिन वो रिकवर करके वो तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस और उसमें हो गया था। उस्मान से भी पूछते हैं। उस्मान, नेथन स्मिथ की रिप्लेसमेंट, उनको रिप्लेस किया गया मैट हेनरी की जगह पे, ये सही डिसीजन है न्यूजीलैंड की तरफ से? आई थिंक बड़ा सेटबैक है मैट हेनरी का ना होना न्यूजीलैंड की तरफ से, और शायद मुझे लगता है कि यही एक वजह भी होगी जिसकी वजह से उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग नहीं की, क्योंकि मेन फ्रंट लाइन बॉलर वही थे मैट हेनरी, और उनके ना होने की वजह से शायद न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग की तरफ गई है। और नेथन स्मिथ की अगर आप बात करें तो एक अच्छी रिप्लेसमेंट है। इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था और इन्होंने एक आउट भी किया था, और अगर आप इनके ODIs के ऊपर नज़र डालें इनके करियर पे तो 7 मैचेस अभी तक ये खेल चुके हैं और 17 आउट किए हैं इन्होंने, और इसके अलावा लिस्ट ए के अंदर भी तकरीबन 50 के करीब विकेटें हैं। तो इनके पास एक्सपीरियंस है, और उसके अलावा प्लस पॉइंट ये है कि बैटिंग भी कर लेते हैं, तो मीडियम फास्ट बॉलर है, साथ में बैटिंग की यूटिलिटी भी देते हैं, तो टीम के लिए एक एडवांटेज है। लेकिन बड़ा मैच है और बड़े मैच में मैट हेनरी जैसे बॉलर का ना होना तो एक डिसएडवांटेज तो होगा न्यूजीलैंड को। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से बैटिंग के अंदर ये इंडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं। 300 सवा 300 स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की टीम चेस कर रही है इस मैदान के ऊपर, उन्हें पता है कि किस तरह से बैटिंग करनी है सेकंड टाइम में आकर। तो बड़ी जिम्मेदारी होगी रचिन रविंद्रा पर, केन विलियमसन पर और जो दीगर बल्लेबाज हैं उन पर। ठीक है यासिर भाई, अगर हम अज्यूम करें कि भारत आज हार जाता है, कितना बड़ा सेटबैक होगा इंडियन टीम के लिए? इतनी हाई होप सेट हुई है शायकीन के लिए भी, टीम के लिए भी, लेकिन वो फाइनल में आके अगर हार जाते हैं तो सेटबैक होगा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बड़े हाई रखे हुए हैं, बड़े हाई स्टैंडर्ड्स हैव सेट, इंडिया हैव सेट देयर हाई स्टैंडर्ड्स। और मैं समझता हूँ कि धचका तो होगा, बहुत बड़ा धचका लगेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, इट्स अ क्रिकेट, someday you win, someday you lose, और ये स्टेटमेंट आएगी कि it's a game and the loss was due। तो कभी कभी आपके जीत के साथ हार भी ड्यू होती है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कभी लक भी नहीं आपकी चलती। so एक ब्रेक शामिल करते हैं, it will not be a day, so that's why एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ में।
वेलकम बैक वंस अगेन। लेट्स डिस्कस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हेड टू हेड। अभी तक दोनों टीमों के माबैन खेले गए मैचेस की तादाद है 119 और 119 में से इंडिया का पलड़ा भारी है। दे वन 61 मैचेस एंड 50 मैचेस वन बाय न्यूजीलैंड, लॉस्ट मैचेस बाय न्यूजीलैंड 61 एंड बाय इंडिया 50, नो रिजल्ट मैचेस 7 एंड टाइड 1। लेकिन इसके साथ साथ एक बात बहुत ज़रूरी है ये सोचना, 25 साल बाद मध्य मुकाबले, लेकिन 25 साल पहले सन 2000 में जब दोनों टीमें आमने सामने आई थी तो न्यूजीलैंड फाते रही थी। जी 25 साल का लंबा अरसा कैसे तय हुआ? काफ़ी डायमेंशन चेंज हो गई, क्रिकेट चेंज हो गई, वेरी इंटरेस्टिंग। 25 साल का एक बहुत लंबा अरसा होता है, यू नो, सिल्वर जुबली कहते हैं इसे। और आज शायद वो सिल्वर जुबली का दोबारा टाइम आ गया। देखिए, नो डाउट इंडिया हैज प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट एंड वी ऑल नो दैट कि दे आर अ वेरी गुड साइड और दे हैव इम्प्रूव्ड देयर क्रिकेट। उनका जो बिल्कुल एथिक्स हैं, गेम एथिक्स हैं, वर्क एथिक्स हैं, दे हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स और दे आर अ ग्रेट साइड नाउ। बट देयर मस्ट बी समवन जो उनको टाकरा दे सके और वही न्यूजीलैंड की टीम है। बिल्कुल न्यूजीलैंड। हसन भाई, 2000 की अगर हम कंपैरिजन करें उस वक्त की दोनों टीम्स का और आज की दोनों टीम्स में डिफरेंस क्या नजर आता है? उस वक्त भी इसी तरीके से मैचेस हुए थे और आमने सामने आके न्यूजीलैंड की टीम भी तगड़ी थी, इंडिया की भी, और मॉडर्न क्रिकेट जब आ गई है तो अब दोनों कौन सी सही तरीके से आजकल के क्रिकेट के मुताबिक आपको लगता है? देखिए, अब तो टॉप पे इंडिया ही है ओवरऑल। अगर आप देखें तो जिस तरह से कम बैक किया रोहित शर्मा, मेरे ख्याल में 5 टाइम फाइनल खेल रहे हैं, 3 टाइम्स जो है फाइनल में एज ए कैप्टन वो लीड कर रहे हैं और टीम को एक यूनिट की तरह लेके चल रहे हैं। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी थे, उन्होंने बड़ा लिफ्ट किया था, नए प्लेयर प्रोड्यूस किए थे। इनके एरर में भी देखें, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स हैं, अक्षर पटेल आउटस्टैंडिंग प्लेयर आ गए, रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए, विराट कोहली जो है वो फॉर्म में आ गए, तो एक टीम जल हुई हुई है। फिर वरुण चक्रवर्ती देखें, यहाँ 5 विकेट्स लिए हैं, सेकंड इंटरनेशनल वनडे मैच अपना खेल रहे थे, मगर ऐसा लग रहा है ऑलरेडी कोई 30-40 वनडे मैच खेल चुके हैं वो। तो ओवरऑल एक पैकेज है पूरा इनका, 50 ओवर्स गेम में भी और T20 में भी पूरा स्लॉट है इनका, यूनिट है जिस पे ये लोग काम कर रहे थे काफ़ी अर्से से। तो मेरे ख्याल में इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है, मगर न्यूजीलैंड का भी अगर देखें तो फील्डिंग में स्किल्स बड़ी आउटस्टैंडिंग है। नहीं कर सकते आप न्यूजीलैंड को भी, बिल्कुल सही है। उनको जिस तरह कैचेस नहीं उन्होंने उस्मान को भी शामिल कर लेते हैं। तो वो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक यहाँ पे चले ऐड कर लेते हो, फिर उस्मान से आप बात करिए कि जो उनका फील्डिंग का जो एक्स्ट्रा जो एक एज है ना, जो ये एक्स फैक्टर होगा आज के मैच। 30 से 35 रन वो रोकते हैं, कैचेस लेते हैं और मेन खेल के अगर आपने प्रेशर टाइम में आप जो आप कहते हैं, अगर मेन कैच जैसे विराट कोहली का कैच लिया, अगर इस मैच में भी एक अच्छा रन आउट हो गया या 1-2 कैचेस अच्छे पकड़े आपने, तो वो गेम एकदम चेंज हो जाएगी, गेम एकदम से चेंज हो जाएगी। प्रेशर गेम्स में यही होता है। उस्मान, जिस तरह अभी नजम बात कर रहे थे मॉडर्न डे क्रिकेट की, अब दोनों टीमों को अगर हम कंपेयर करें और ये जो 25 साल का अरसा है, कौन सी टीम ने बेहतर तौर पर अडॉप्ट किया है मॉडर्न क्रिकेट को? आई थिंक अगर आप नंबर्स की बात करें तो उसके अंदर तो इंडिया आपको सबसे आगे नज़र आएगा, क्योंकि 2011 के बाद से अभी तक 70 मैचेस इंडिया की टीम जीत चुकी है। और अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उन्होंने 45 ODI मैचेस जीते हैं। तो मॉडर्न डे की क्रिकेट के अंदर हम दोनों को देखें तो इनोवेशन लेकर आए हैं। उनके अगर प्लेयर्स की बात करें तो अगर ग्लेन फिलिप्स को ही देख लें तो वो यूटिलिटी प्लेयर हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, स्पिन भी करते हैं और बैटिंग भी 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। और फिर अगर आप रविंद्र जडेजा की बात कर लें, अक्षर पटेल की बात कर लें, इसके अलावा उनकी बैटिंग लाइनअप के अंदर जो ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, ये भी ऑलराउंडर है और इनका भी जो स्ट्राइक रेट है वो 100+ है और फील्डर भी बड़े जबरदस्त है। ये भी दोनों ही टीम मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर पूरा उतरती हैं। ये दोनों बिल्कुल। अच्छा यासिर भाई, 2 बैट्समैन फ्रॉम इंडिया, 2 बॉलर्स फ्रॉम इंडिया, 2 न्यूजीलैंड बैट्समैन एंड 2 न्यूजीलैंड बॉलर्स, प्लीज जिन पर आज नजरें आपकी। अगर आप रोहित शर्मा की बात करें, शुभमन गिल, ये इनकी ओपन हो गया, ठीक है, ये 2। अब वहाँ पे अब जाएं तो कॉनवे है, विल यंग, ठीक है। बॉलर्स आपने क्या पूछा? मैंने बोला 2 टॉप बैट्समैन, उनके 2 अच्छा, मैं कहा आपकी नजर में आज कौन ज्यादा रन, कंपैरिजन की बात, कौन रन कर रहा है इंडिया के? ऑब्वियसली देखिए शॉर्ट टाइम है तो एक मैं श्रेयस अय्यर और ऑब्वियसली विराट कोहली, ये 2 क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ये करेंगे। और यहाँ पे मैं केन विलियमसन और टॉम लेथन, ये जो 2 अगर चलें और बॉलर जो है वो इधर से कुलदीप यादव, क्योंकि ये डेथ ओवर्स करते हैं और साथ में अगर वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं तो ऑब्वियसली ये, और इधर से जो है वो ऑब्वियसली ब्रेसवेल एंड आई थिंक बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है बहुत ज़्यादा, दोनों टीमें बड़ी तगड़ी हैं, बॉलर्स भी बैट्समैन में भी। रविंदर को अगर देखें तो आपने सेंचुरी की, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। बैटिंग में अगर मैं बोलूँ न्यूजीलैंड में
रचिन रविंद्रा 2 सेंचुरियां कर चुके हैं, वो टॉप बैटर होंगे। इसके बाद मिचेल सैंटनर जो है वो भी बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग है, ब्रेक थ्रू देते हैं। टॉम लैथम अभी रन्स नहीं कर रहे, बीच में उनकी प्रॉपर बारी नहीं आ रही क्योंकि टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा खेला न्यूजीलैंड का। टॉम लैथम जो है बैटिंग में वो भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। और बाकी ओवरऑल आप इंडिया में अगर देखें तो अक्षर पटेल एज यूजुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वरुण जो है उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं, तो दोनों टीम जो है बड़ी बैलेंस है। बड़ी बैलेंस। आपकी क्या पिक है और साथ ही अपनी प्रेडिक्शन भी बता दीजिएगा। मुझे जो प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है 60-40 है अभी फिल वक्त, क्योंकि इंडिया की टीम को मैं 60% एडवांटेज दूंगा और 40% चांस न्यूजीलैंड के हैं। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बाकी जहाँ तक बात है प्लेयर्स, बिल्कुल बिल्कुल, और जहाँ तक बात है कम्बिनेशंस की और बैटर्स की, तो मुझे लगता है कि जो न्यूजीलैंड के 2 बैटर्स हैं जिनमें केन विलियमसन है, वो बहुत की प्लेयर होंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। और उसके अलावा मिडल के अंदर ही खेलते हैं डेरिल मिचेल। इन दोनों का किरदार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऊपर से जल्दी खिलाड़ी आउट होते हैं तो इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी लंबी पार्टनरशिप फॉर्म करने की। इसके अलावा अगर बॉलिंग की बात कर लें न्यूजीलैंड की, तो प्लीज मेरा भी डेरिल मिचेल कर लें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग की आप बात कर लें तो उसमें जी उस्मान कंप्लीट करें जरा जल्दी से। हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि बॉलिंग के अंदर मिचेल सैंटनर उनके कप्तान मुझे लगता है कि अच्छा ब्रेक थ्रू दे सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरे उनके स्पिनर हैं ब्रेसवेल, यही दोनों मुझे लगता है कि क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट होगी तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होंगे न्यूजीलैंड। बिल्कुल ठीक है। प्रेडिक्शन टाइम 51 न्यूजीलैंड, क्लोज आपने प्रेडिक्शन, बिल्कुल ठीक है। 51-49 इंडिया। वेरी नाइस। राइट हसन भाई। टॉस जीते सैंटनर, जिस तरह से बैटिंग पैटर्न पिच लग रही है, अगर 280 रन का 90, तो 80% मैं कहूंगा न्यूजीलैंड आज इस मैच में। वेरी नाइस। आप 20% इंडिया को चांस दे रहे हो क्योंकि एज ए बैटिंग की क्या है, यहाँ से अगर 99% भी होते तो थोड़ी सी कम कर ले। एज ए यूनिट जो लास्ट मैच खेला है टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन्स किए न्यूजीलैंड, थोड़ी सी कम कर लें। सब बोल रहे हैं आप 80 ज्यादा है, थोड़ा सा 60 नहीं, आज मेरी एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ज्यादा हाई और न्यूजीलैंड के साथ है। इट्स 50-50 फॉर मी। 55 इंडिया एंड 45 न्यूजीलैंड। राइट। ठीक हो गया। वैसे यासिर भाई, टॉस के लिए दोनों कैप्टन्स जब मैदान में आए, आपको बॉडी लैंग्वेज किसकी बेहतर लगी? टू बी ऑनेस्ट मुझे सैंटनर की बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छी लगी थी, कॉन्फिडेंट लगी थी, क्योंकि वो दूसरे चक्कर लगा रहा है दुबई का। एक दफा होके गए तो ऑब्वियसली वो दे विल फील बेटर टुडे। मेरे ख्याल में लास्ट मैच वो जो प्रेशर्स है ना उनसे निकल आए हैं, तो गुड लक टू बोथ नहीं, मगर लास्ट मैच जो खेला है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वहां से कॉन्फिडेंस बड़ा गेन हुआ है न्यूजीलैंड का। तो इंडिया ने तो सारे मैचेस जीते हैं, उनका सारे मैच जीते हैं, मगर जब ज्यादा जीते हैं तो फिर हार भी कभी जरूरी है। हार का प्रेशर भी बैलेंस देना मुझे लग रहा है कि आज कुछ होने वाला है, जीतने के लिए हार भी जरूरी है। ठीक है जी, नाउ वी आर क्लोजिंग। थैंक यू सो मच यासिर भाई, थैंक यू सो मच हसन भाई, थैंक यू सो मच उस्मान खान, आप तीनों का इसलिए शुक्रिया इस ट्रांसमिशन में। थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली एंजॉयड फर्स्ट टाइम बीइंग हम न्यूज़ स्क्रीन। थैंक यू सो मच अनम। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको भी डेफिनेटली उम्मीद करते हैं आपको भी ये ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। हमारे तमाम ही नाज़रीन का शुक्रिया जिन्होंने फीडबैक के जरिए हमें आगाह किया। फिर मुलाकात होगी एक अच्छी सी ट्रांसमिशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मैच को एंजॉय कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया एंड न्यूजीलैंड। मुलाकात होती है फिर। अल्लाह हाफिज़।